हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसकी बात करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी गुड न्यूज़ है कि हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर का जो पहला माइलस्टोन है उसको पार कर लिया है। साथ ही साथ करियर पॉइंट एजुकेशन चैनल पर कम्युनिटी टैब का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। तो उसके थ्रू हम अपने आने वाली वीडियोज़ की अपडेट, साथ ही साथ जो अदर एक्टिविटीज़ होंगी उसकी अपडेट आपको तक देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, और अगर नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा लोगों को मिल सके। तो चलिए अब देखते हैं चलते हैं अपनी क्लास की ओर, देखते हैं आज की हमारी क्लास क्या है। तो आज हम बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश की, यानी मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। सबसे पहले बता दें क्लाइमेट होता क्या है। इसके पहले हमने इंडिया क्लाइमेट के बारे में बात किया था, वहां पर भी बताया था कि क्लाइमेट क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, या फिर वहां के एटमॉस्फेयर के जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके आधार पर या उसकी स्टडी के आधार पर हम वहां के क्लाइमेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन हम लेंगे, तो कंडीशन होंगी कौन सी, टेम्परेचर की, प्रेसिपिटेशन और विंड की, मतलब कि वहां के तापमान, वर्षा और हवा, इसके आधार पर या इसकी स्टडी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का वहां की जलवायु का निर्धारण कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु का। तो मध्य प्रदेश की सबसे पहला जो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, मोस्टली परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। यह हमारी जो क्लास है स्पेशली मध्य प्रदेश की जो वैकेंसीज आती है उस पर डिपेंड है, यानी कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, या इसके अलावा जो एमपी गवर्नमेंट की वैकेंसीज क्या निकाली जाती है उसके लिए हमारी क्लास बेनिफिशियल होगी, ठीक ना। तो अब उसमें पूछता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो सिंपल से क्वेश्चन जवाब क्या देंगे आप कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्यों है उसको आगे बात करेंगे, बताएंगे क्यों है उसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोलते हैं। इसके अलावा कि भारत की तरह ही यहाँ पे ऋतुएं जो होती है, यहाँ पे सीजन भी कितने होते हैं, 3 सीजन होते हैं। क्लियर। पहला गर्मी, दूसरा वर्षा और तीसरा शीत ऋतु यानी ठंडी की ऋतु। महीने कौन कौन से, बस हाँ इसमें क्या होता है कि इसमें जो ड्यूरेशन है उसमें अंतर हो सकता है भारत से, लेकिन 3 ऋतुएं ही मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। तो कौन कौन से, गर्मी का जो महीना सीजन होता है वो मार्च से जून तक होता है। अब ये जो सीजन का परिवर्तन होता है वह अर्थ के सन के अराउंड क्या रोटेशन से होता है, ठीक ना। उसके चारों तरफ चक्कर लगाने से क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। ठीक, कैसे होगा अभी बात करेंगे आगे उसकी भी। तो स्थानीय भाषा में क्वेश्चन एक और बनता है कि गर्मी की ऋतु को स्थानीय भाषा में मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है। तो उसके लिए आंसर क्या होगा, आप जवाब दोगे उसको यूनाला या उनाला बोला जाता है। क्लियर। गर्मी को स्थानीय भाषा में यूनाला अथवा उनाला भी बोला जाता है। इसी प्रकार वर्षा की ऋतु को क्या बोला जाता है, वर्षा ऋतु को चौमासा भी बोला जाता है। क्लियर, चौमासा भी बोला जाता है वर्षा ऋतु को। इसके अलावा बता दें कि कभी कभी जब ठंडक में भी वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, जब ठंडी के सीजन में वर्षा होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मावठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मावठ भी बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु कब से, नवंबर से फरवरी तक मध्य प्रदेश में होती है और इसको शियाला भी बोलते हैं। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, सियाला। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन बनते हैं कि गर्मी की ऋतु को क्या बोलते हैं, यूनाला या उनाला बोलते हैं। वर्षा ऋतु को क्या बोलते हैं, चौमासा बोलते हैं। और साथ ही साथ ठंडी की ऋतु को क्या बोलते हैं, यहाँ पे सियाला भी बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं क्या कि जो ऋतु में परिवर्तन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो अगर हम बात करें मार्च में, तो मार्च में जो हमारी 20-21 मार्च की कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं, यानी 21 मार्च की बात कर रहे हैं, 21 मार्च को सूर्य की किरण जो होती है वह हमारे इक्वेटर पर, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। क्लियर। भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों में क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। क्लियर। 21 मार्च की कंडीशन में सेम कंडीशन बनती है जब सूर्य उत्तरायण होते हुए क्या पहुंचता है, 23 सितंबर की कंडीशन पर आता है। यानी 23 सितंबर को क्या होता है, इसकी सूर्य की किरणें क्या होती हैं, इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं। तो वहां भी क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। इसके अलावा इन दो कंडीशन के अलावा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर 4 महीने के इंटरवल में हम क्या पृथ्वी के का क्या अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है, यानी कि पृथ्वी रोटेट होते हुए जब मार्च से जून के बीच जाती है तो यहाँ पे सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है। और उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं और दक्षिण गोलार्ध में कम पड़ती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारी 21 जून की कंडीशन है इसमें
इस पे क्या होता है, सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर कब पड़ती हैं, वो पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर पड़ती है। तो जो हमारा इंडिया जो है वो भी क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब परपेंडिकुलर पड़ेगी, और ये भी पता है आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच, या ये बोले कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर गुजरती है। ठीक, तो इस टाइम पर यहाँ पर क्या, गर्मी की ऋतु होती है, गर्मी का सीजन होता है। ठीक, इसके बाद में क्या आगे जब बढ़ती है तो वर्षा ऋतु, और फिर उसके बाद में और जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं तो क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी होती हैं। क्लियर। तो कुल मिला के इस प्रकार के रोटेशन के आधार पर ही, पृथ्वी के रोटेशन के आधार पर ही सीजन का जो चेंजेस होता है, सीजन चेंजेस होता है, वो होता है। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में, और कि जो मध्य प्रदेश की जलवायु है, जो मध्य प्रदेश की जलवायु है उसको हमने बोला क्या, उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों बोला, कि जैसे हमने इसके पहले भी आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके बीचों बीच, बीचों बीच कौन सी है, इक्वेटर लाइन है, यानी भूमध्य रेखा है। उसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा होती है। ठीक, अब हमने बताया कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक 21 मार्च की कंडीशन और दूसरी 23 सितंबर की कंडीशन ऐसी होती है जब सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ती हैं इक्वेटर पर, यानी कि इक्वेटर ये एरिया है जिस पर पृथ्वी की सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पड़ती है। इसके बाद उसके जस्ट 4 महीने बाद 21 जून की कंडीशन में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर पड़ती है, फिर उसका दक्षिणायन होना शुरू होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर पड़ती है दिसंबर में, 22 दिसंबर को। क्लियर। तो क्या होता है, कुल मिला के जो हमारा सूर्य की किरणें हैं वो मोस्टली इस एरिया में सबसे ज्यादा पड़ती हैं। इस एरिया में क्या होता है, सनरेज सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको बोला गया है कि ये जो है ये क्या सा जोन है, इसको बोलते हैं हम टॉररिड जोन बोल सकते हैं। ठीक ना, टॉररिड जोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, इसीलिए इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जोन ही बोलते हैं। और हमारा देखिए ये मैप में साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि ये कहीं भारत देश ऐसा है ये। ठीक, तो क्या होता है कि भारत का जो मोस्ट मेन पोर्शन है, जो ज्यादातर एरिया है, वो कहां पर है, हमारे ये उष्णकटिबंधीय जोन में है। क्लियर। और यहीं पर मध्य प्रदेश भी, इसी बीच में मध्य प्रदेश भी है, यहीं पे क्या है, भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच भी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है, इसलिए बोला कि मध्य प्रदेश की भी जलवायु है वो भारत की जलवायु की तरह ही उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह भारत मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। वो जिले कौन कौन से, आगे देखते हैं। परीक्षा क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किस जिले से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के ये 14 जिले हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, कौन कौन से, हम चलते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो रतलाम, उज्जैन, आगर, ठीक ना, एक चीज बताऊंगा, आगर, फिर राजगढ़। ठीक, ये देखिए यहाँ पे सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये 14 जिले हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में निम्न में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो एक जिले का नाम दिया होगा, आप उसको फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। अब एक क्वेश्चन ये है कि देखिए पहले जब आगर जो था वह शाजापुर जिले से अलग नहीं हुआ था, ये शाजापुर जिला है। ये क्या है, पहले ये शाजापुर जिला था, तब कर्क रेखा शाजापुर जिले से होकर गुजरती थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही आगर जिला अलग हुआ, आगर जिला का बॉर्डर ये है, जैसे ही आगर जिला अलग हुआ तो शाजापुर जिले से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। तो ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि अब शाजापुर की जगह आगर जिला या आगर मान लो जो भी बोले, जिला जुड़ गया है जिससे कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब इसको याद करना है। ठीक, इन 14 जिलों को तो कैसे याद करेंगे, हम क्या करते हैं, सभी जो ये जिले हैं उनका पहला अक्षर को पिक करते हैं और उसको जो है एक ट्रिक बनाते हैं। देखिए रतलाम का रा, उज्जैन का उ, फिर आगर आ, रउआ, फिर राशि, रउआ राशि, भो विदिशा और रायसेन, तो भोपाल का भा, विदिशा का वा, रायसेन का रा, रउआ राशि भावरा,
सागर का सा, ठीक ना, दमोह का दम, जबलपुर का जब, कटनी का पूरा कटनी, कटनी, उमरिया का उमरा, और शहडोल का शाह। तो क्या ट्रिक बन गई? रउआ राशि भवरा सा, दम जब कटनी उमरा सा। क्लियर? रउआ राशि भवरा सा, दम जब कटनी उमरा सा। इसको याद कर लीजिए। इसके आधार पर मध्य प्रदेश के 14 जिले वो कवर हो जाएंगे, जिससे होकर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। क्लियर? कौन कौन से? रतलाम, उज्जैन, आगर, फिर ठीक राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले हैं जिनसे होकर कर्क रेखा पास हो रही है। क्लियर? इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन परीक्षा में बनता है जब मध्य प्रदेश की कोई वैकेंसी निकलेगी, उसमें से मोस्टली चांसेस होते हैं कि इससे क्वेश्चन एक न एक आता है। चाहे मध्य प्रदेश की जलवायु पूछे कैसी है, या तो ये पूछ ले कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है। क्लियर? अब बात करते हैं, चलिए जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किया गया। ये मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक, कौन कौन से वो भाग हैं? पहला है उत्तर का मैदान। पहला उत्तर का मैदान, याद कीजिए हमने जब फिजियोग्राफिकल डिवीजन बताया था, वहां पर बताया था कि मध्य प्रदेश को 5 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक ना? उनमें से 4 भाग यही थे लगभग। ठीक, इसके अलावा हमने रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार भी उसमें बताया था। यहाँ पर क्या करेंगे? उत्तर भारत के मैदान में, उत्तर के मैदान में इन दोनों को क्या कर दिया हमने? इंक्लूड कर दिया। यानी कि बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और मध्य भारत का पठार, इन तीनों को मिलाकर बना दिया उत्तर का मैदान। यानी कि यहाँ की जलवायु, इन सबकी जलवायु एक जैसी है। क्लियर? इसके अलावा दूसरा भाग डिवीजन कौन सा है? मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू। थर्ड है विंध्याचल के पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, विंध्याचल का पहाड़ी क्षेत्र। और चौथा है नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक है, नर्मदा वैली रीजन। अब देखिए कहाँ कहाँ पे है। तो उत्तर का मैदान हमारा ये एरिया, ये क्या है? उत्तर का मैदान वाला एरिया है। क्लियर? मालवा का पठार, ये जो हमारा मालवा का पठार वाला एरिया है। विंध्याचल पहाड़ी क्षेत्र, ये हमारे जो है विंध्याचल पहाड़ी क्षेत्र। इधर क्या है? विंध्याचल पहाड़ी क्षेत्र है। और अगर नर्मदा घाटी क्षेत्र की बात करें तो नर्मदा नदी या फिर नर्मदा सोन वैली जो थी वो यहाँ पे थी। तो ये जो क्षेत्र है हमारा नर्मदा घाटी क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? तो मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, ठीक, फिर इसके बाद विंध्याचल का पहाड़ी क्षेत्र और कौन सा? नर्मदा घाटी क्षेत्र। क्लियर है? परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कौन से भाग डिवाइड किया है। इसमें से एक ऑप्शन देगा, बाकी 3 ऑप्शन नहीं होंगे, तो उसे आपको फाइंड आउट करना होगा। तो कौन कौन से? मालवा का पठार, उत्तर का मैदान, विंध्याचल पहाड़ी क्षेत्र और नर्मदा घाटी क्षेत्र। ये 4 रीजन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक एक क्षेत्र को लेके कि यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर का मैदान की। उत्तर के मैदान की, तो इसके अंतर्गत 3 भाग को हमने शामिल किया है। बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और मध्य भारत का पठार। इसके अंतर्गत कितने क्षेत्र को शामिल किया? बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना पठार और मध्य भारत का पठार। क्लियर? अब सिंपल सी बात है कि जो हमारा मध्य भारत ये पठार है, जो ये एरिया है, ये ऊपरी एरिया, तो ये एक लैंड लॉक एरिया है। लैंड लॉक यानी चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। इसके पहले हमने जब क्लाइमेट वाला इंडिया क्लाइमेट बताया था, तो वहां पर बताया था कि जो हमारा सॉलिड लैंड लॉक यानी पूरा सॉलिड एरिया है, तो जो हमारा सॉलिड होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं। पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं। मतलब कि अगर हम एक को वाइब्रेट करेंगे, एक पार्टिकल को वाइब्रेट करेंगे, तो ये सभी क्या पार्टिकल आपस में वाइब्रेट होंगे। एक को हम टेम्परेचर देंगे, एक को टेम्परेचर देंगे, तो बाकी सभी में टेम्परेचर शिफ्ट होगा। मतलब कि ये जो लैंड एरिया या सॉलिड कोई वस्तु पार्टिकल्स होता है, वो जितनी जल्दी गर्म पड़ता है उतनी ही जल्दी ठंडा भी पड़ता है। यानी कि ये जो क्षेत्र है वो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म और ठंडियों में बहुत ज्यादा ठंडा होगा। क्लियर? बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडा होगा। तो यहाँ का जो वो बताया हमने कि यहाँ पर गर्मी में गर्मी ज्यादा और ठंडी में ठंडी ज्यादा पड़ती है। यही रीजन है कि गर्मियों में गर्म ज्यादा और ठंडियों में ठंड ज्यादा पड़ती है यहाँ पे। ठीक ठीक। अब गर्मी की अगर बात करें तो यहाँ का एवरेज जो टेम्परेचर होगा, औसत तापमान कितना होता है? 40 से 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी होता है। और अगर ठंडी की बात करें तो 15 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ का मौसम ठंडा होता है। क्लियर है बात? अब मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान खजुराहो। मध्य प्रदेश का औसतन बात कर रहे हैं, ठीक ना? मध्य प्रदेश सबसे गर्म जिला खजुराहो नहीं बता रहा हूं मैं। सबसे गर्म स्थान औसतन कौन सा है? खजुराहो। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? शिवपुरी।
ये दोनों इसी रीजन में आते हैं। ठीक कहाँ पे? हमारे उत्तर मैदान में, उत्तरी मैदान में या उत्तर के मैदान वाले क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से? खजुराहो गर्म स्थान और शिवपुरी ठंडा स्थान कहाँ आते हैं? हमारे उत्तर के मैदानी क्षेत्र में ही आते हैं। क्लियर बात? तो जो हमारा उत्तर के मैदान है वो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म और ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडा होता है। अब हम बात करते हैं मालवा प्लेट्यू की या मालवा के पठार की। तो यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु यानी कि इवन क्लाइमेट पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? इवन क्लाइमेट। क्लियर? यहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर गर्मी ऋतु में ना तो अधिक गर्मी होती है और शीत ऋतु में अधिक ठंड भी नहीं होती है। ना तो गर्मी गर्म होती है ना ठंडी ठंड होती है। यहाँ की जलवायु कैसी होती है? सम जलवायु। इसीलिए चीनी यात्री फाहियान एक चीनी यात्री था, क्वेश्चन बनता है, तो उसने मालवा की जो जलवायु है, मालवा के पठारी क्षेत्र की जो जलवायु है, इसको विश्व की सबसे अच्छी जलवायु की का दर्जा दिया है। इसको सबसे अच्छी जलवायु कहा है। किसको? मालवा के पठारी। क्वेश्चन ये भी बनता है कि चीनी यात्री फाहियान ने किस जलवायु को विश्व की सबसे अच्छी, कहाँ की जलवायु को सबसे अच्छी जलवायु कहा है? तो वो जलवायु कहाँ की है? मालवा के पठारी क्षेत्र की जलवायु है। क्लियर? अब अगर बात करें इस क्षेत्र में वर्षा की, तो हमने बताया था कि जो हमारा मालवा का पठार वाला एरिया था, ये इधर था, मालवा का पठार वाला एरिया ये है। तो ये कौन सा एरिया है? हमारा मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है। ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया है हमारा। और यहाँ पर क्या है? ये अरब सागर, अरेबियन सी, और ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है। इधर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है? अरब सागर है। तो होता क्या है कि जब यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, हमारे एमपी में जब गर्मी ज्यादा पड़ती है, सिंपल सी बात है, हमने बताया कि गर्मी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा। ठीक ना? टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। तो जब यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब वायु दाब कम हो जाएगा तो ज्यादा वायु दाब वाली जो पवनें होंगी, विंड होगी, वो कहाँ ब्लो होंगी? कम ज्यादा वायु दाब की ओर ब्लो होंगी। तो यहाँ पर जो हमारे समुद्री एरिया है, यहाँ पर क्या मौसम गर्म ठंडा रहता है। जब मौसम ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वायु दाब ज्यादा होगा। वायु दाब यहाँ पे ज्यादा होगा तो इसकी हवाएं कहाँ चलेंगी? कम वायु दाब, ज्यादा कम वायु दाब की ओर चलेंगी। क्लियर? वायु दाब जहाँ कम होगा वहां की ओर चलने लगेंगी। तो कुल मिला के यहाँ से कौन सी पवनें? मानसूनी पवनें चलेंगी। क्लियर? यहाँ से मानसूनी पवनें चलेंगी। लेकिन इसके जस्ट यहाँ पर क्या है? पश्चिमी घाट है। ठीक ना? वेस्टर्न घाट यहाँ पर है। तो क्या होगा कि यहाँ से जो पवनें चलेंगी वो इससे टकराकर मोस्टली वर्षा इसी क्षेत्र में कर देंगी। ठीक ना? मोस्टली वर्षा पश्चिमी घाट वाले रीजन में ही कर देंगी। तो यहाँ तक आते आते जो मानसून होगा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा मालवा का पठार है, इस क्षेत्र में क्या वर्षा कम होती है, और मोस्टली जो वर्षा होती है यहाँ पर वो अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण होती है। जो इधर से आएंगे हमारी बे ऑफ बंगाल साइड से, तो वो कहाँ कराएंगी? वो इस रीजन में कराएंगी। ठीक ना? हमारे यहाँ नर्मदा सोन वाले रीजन में और विंध्याचल पहाड़ी वाले रीजन में। क्लियर? यहाँ तक जाते जाते तो मौसम बहुत ही ज्यादा मानसून कमजोर हो जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में बारिश कौन करवाता है? इस क्षेत्र में बारिश करवाएगा हमारा कौन सा? बे ऑफ बंगाल से जाने वाली, यानी कि दक्षिण पूर्व मानसूनी करवाएगा। और भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। क्लियर? तो इस क्षेत्र में अरब सागर मानसून से वर्षा होती है, परंतु अरब सागर से उठने वाला मानसून पश्चिमी घाट से टकराकर अधिकांश जल वहीं पर छोड़ देता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में औसत वर्षा क्षेत्र होता है। हमारा ये क्षेत्र कौन सा होता है? ये क्षेत्र जो होता है, ये औसत वर्षा क्षेत्र होता है। ठीक? क्योंकि यहाँ पे जो मानसून होता है वो अरब सागर वाला मानसून होता है, और मोस्टली बारिश कहाँ करा देता है? अपने पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में करा देता है। इसलिए यहाँ पर मानसून कमजोर पड़ जाता है। क्लियर है? औसत वर्षा यहाँ कितनी होती है? 75 से 125 सेंटीमीटर। 75 से 125 सेंटीमीटर यहाँ का एवरेज जो वर्षा होती है वो होती है, और टेम्परेचर कितना होता है? 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर? अब बात करते हैं जिंदगी पहाड़ी क्षेत्र की। तो यहाँ भी सम जलवायु पाई जाती है, लेकिन ये बोला है कि गर्मी में कम गर्मी होती है, लेकिन ठंडी में शीत में ठंडी ज्यादा पड़ती है। गर्मी में गर्मी तो कम पड़ती है, लेकिन ठंडी में क्या ठंडक ज्यादा होती है। और पचमढ़ी और अमरकंटक, पचमढ़ी जिला होशंगाबाद और अमरकंटक जो है इसी क्षेत्र में आते हैं। किस? हमारे विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। पचमढ़ी सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी पे होती है। ठीक ना? क्वेश्चन पूछता है कितने सेंटीमीटर होती है, तो कितना होती है पचमढ़ी में? 199 सेंटीमीटर वर्षा पचमढ़ी में होती है। और सबसे कम वर्षा
कम वर्षा कहाँ होती है? भिंड जिले में होती है। भिंड कहाँ पर है? बताया था हमारे मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र में है, ठीक है, उत्तर के मैदान में भिंड है, जहाँ पर मानसून बहुत कम पहुंच पाता है। कितनी वर्षा होती है? मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है हमारे भिंड के भाड़े जगह है वहां पर, ठीक। और मध्य प्रदेश क्वेश्चन पूछता है मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? तो कितनी है? 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर। हमारी आज की क्लास है, इसके बाद इस क्लास के आधारित हम एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एक क्लास लेकर आएंगे। उसमें ये सब जो क्वेश्चन हम उसमें इंक्लूड करेंगे, आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आप लोगों की प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। क्लियर। फिर बात करते हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र की। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र कहाँ बताया था? मध्य प्रदेश में ये निचले एरिया बताया था, इधर साइड में मध्य प्रदेश की जो निचला एरिया है उसमें क्या है? वो नर्मदा घाटी क्षेत्र है। तो कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है और यहीं पे ये हमारा बताया था नर्मदा सोन वैली बताया था, जब हमने फिजियोग्राफिकल डिवीजन बताया था। तो कर्क रेखा के पैरेलल होने के कारण, कर्क रेखा समांतर होने के कारण इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी यानी गर्मी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर। यानी कि बता दें कि जो हमारा अर्थ है इक्वेटर से लेकर 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, ये जो क्षेत्र होता है यह बहुत ही ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र होता है। क्लियर। फिर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री साउथ में, यहाँ पे ये जो होता बताया हमने कि पूरा टॉरिड जोन ही कहलाता है, लेकिन सर्वाधिक जो गर्मी होती है वो इस क्षेत्र में होती है, 10 डिग्री क्षेत्र में। क्लियर। और इसी रेंज में क्या आ जाता है? हमारा नर्मदा सोन घाटी आती है। इसलिए क्या होता है? इस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। क्लियर। इस क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है। अच्छी वर्षा क्यों होती है? क्योंकि जो अरब सागर बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी पवनें हैं वो मोस्टली वर्षा कहाँ करा देती है? हमारे इस क्षेत्र में कराती है। इसलिए ये अच्छी वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी कि औसत वर्षा यहाँ कितनी होती है? 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। क्लियर। तो ये क्या होती है? अच्छी वर्षा वाला क्षेत्र होता है। कौन सा? हमारा नर्मदा सोन घाटी। अब चलते हैं, देखते हैं कुछ परीक्षा संबंधी जो फैक्ट्स, जो परीक्षा में सीधे टू द फैक्ट पूछता है, टू द पॉइंट पूछता है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की जलवायु भारत की जलवायु की तरह है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस प्रकार जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होने का कारण क्या है? यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु होने का कारण क्या है? कर्क रेखा। और मानसूनी जलवायु होने का कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून। दोनों क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय होने का क्या कारण है? तो कारण क्या है? कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर गुजरना। और मानसूनी होने का रीजन क्या है? दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून। और जब वो मानसून लौटता है, रिट्रीट मानसून होता है, वो भी बारिश करवाता है। क्लियर बात। उसी को हमने बताया था मावठ कहलाता है ठंडियों में। तो अधिकांश वर्षा दक्षिण पूर्व मानसून यानी बंगाल खाड़ी से होती है, ठीक। फिर मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी है? मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर, ठीक ना। कितनी वर्षा है? 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी। कहाँ पे? जिला होशंगाबाद। कितनी वर्षा होती है? लगभग औसत वर्षा वहां कितनी है? 199 सेंटीमीटर। कहाँ पर? पचमढ़ी में। पचमढ़ी की औसत वर्षा 199, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 यानी 112 सेंटीमीटर। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भिंड है। कितनी वर्षा होती है? मात्र 55 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा का औसत 140 सेंटीमीटर लगभग है, जबकि प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में वर्षा 75 सेंटीमीटर होती है। यानी कि पूर्वी क्षेत्र जो है हमारा मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर वर्षा अच्छी होती है और पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कम होती है। क्लियर। जो हमारा जो जाता हुआ मानसून है, उठता हुआ मानसून है, वो वर्षा कम कराता है, जबकि रिट्रीट मानसून होता है वो वर्षा ज्यादा करा देता है। कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्लियर। मध्य प्रदेश सर्वाधिक गर्मी वाला स्थान, सर्वाधिक गर्मी वाला स्थान कौन सा? गंजवा सौदा, जिला विदिशा है। क्लियर। हमने बताया इससे पहले औसत गर्मी कहाँ ज्यादा होती है? खजुराहो में होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कहां पर दर्ज की गई सबसे ज्यादा गर्मी? गंजवा सौदा में सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया, ठीक ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? शिवपुरी। ये -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर हो जाता है। ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली जो वेधशाला है वो कहाँ है? वो इंदौर में है। ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने की वेधशाला इंदौर में है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु या उष्णकटिबंधीय स्वरूप देने के लिए मध्य प्रदेश से बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा और दक्षिण पश्चिम से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसूनी स्वरूप प्रदान करती है। अभी बताया था कि कर्क रेखा कारण उष्णकटिबंधीय और दक्षिण पश्चिम मानसूनी कारण क्या होता है? यहाँ पर मानसूनी, यानी कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्लियर। सूर्य की स्थिति में बदलाव के कारण जो दाब परिवर्तन होता है उसके कारण ही मध्य प्रदेश में जलवायु में परिवर्तन होता है। क्लियर। जो पृथ्वी होगी वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, तो क्या होगा? उसमें
जब गर्मी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर कम होगा, जब गर्मी कम होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। यानी कि सूर्य के चारों चक्कर लगाने के कारण उसमें क्या होता है, प्रेशर में चेंजेस होते हैं, प्रेशर में चेंजेस होते हैं। प्रेशर में चेंजेस होने के कारण क्या होता है, तापांतर होता है। तापांतर होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर मानसून होता है, या फिर बोलते हैं यहाँ की जलवायु में भी अंतर पाया जाता है। क्लियर। सूर्य का उत्तरायण होना 21 मार्च और 23 सितंबर को। सूर्य भूमध्य रेखा पर, दो डेट है याद रखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये वो दो तिथियां हैं जिसमें दिन और रात, डे इक्वल टू नाइट, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद 21 जून को क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। उसकी जो रेज होती है, सन रेज होती है, कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध जहां पर हमारा अपना इंडिया या अपना मध्य प्रदेश है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिस कारण क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने के कारण मानसून आके बारिश कराता है। एक चीज और क्वेश्चन पूछता है परीक्षाओं में कि दिन और रात किस तिथि को बराबर होते हैं, तो दिन और रात बराबर होने वाली तिथि कौन सी है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये दो तिथियां हैं जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में, भारत में बात करें, भारत में मोस्टली भारत का क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे छोटा दिन किस दिन होता है, सबसे छोटा दिन, सॉरी गलत है, यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो 22 दिसंबर को ही सबसे बड़ा दिन होगा कहां पर, दक्षिणी गोलार्ध में। जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, यानी सबसे बड़ी रात होगी। अब सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को हो रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। क्लियर। सबसे बड़ा दिन हो रहा है 21 जून को अपने उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 जून को ही सबसे छोटा दिन होगा कहां पर, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। इसका बताया पहले भी कि इसका एमसीक्यू का एक वीडियो हमारा और आएगा, उसमें हमने सीधे केवल फैक्ट्स लेने हैं और उसको क्लियर करना है, तो उसको भी आप देखिएगा, उससे और ज्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नए न्यू यूजर हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।